हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बचपन होता ही ऐसा है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई। 5 बजने में 5 ही मिनट बाकी थे। आज दफ्तर में इतना काम था कि सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली। मैं सामान जल्दी जल्दी समेटने में लगी थी कि तभी बॉस का बुलावा आ गया। इस वक्त कोई नहीं चाहता कि बॉस का बुलावा आए। मन मारकर उनके कैबिन में पहुंची तो पता चला उनके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब हो गई है। उन्हें कोई ज़रूरी फाइल चाहिए थी जो मैंने उन्हें निकाल के दे दी। फिर उन्होंने मुझे चंद सवाल किए जिनके जवाब देकर बाहर निकलते निकलते मुझे 6 बज गए। 5 बजते ही मैं और सुप्रिया भागने की कोशिश में रहती हैं। 5 बजे निकलने पर 5:30 की लेडीज स्पेशल ट्रेन मिल जाती है। तब कहीं जाकर 6:30 बजे मैं जयपुर स्टेशन पहुंच पाती हूं। गाड़ी से उतरने के बाद सब्जी और कुछ अन्य ज़रूरी चीज़ें लेने के बाद नमन को लेने शिशु सदन पहुंचती हूं। नमन मेरा बेसब्री से इंतज़ार करता रहता है। 4 साल का बच्चा समय देखना तो नहीं जानता, पर शिशु सदन वाली मौसी कहती है कि 6 बजते ही दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। नमन को लेकर घर की ओर बढ़ती हूँ तो आस पड़ोस की औरतें मिल जाती हैं। उनसे बतियाकर घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं। घर में मेरा बड़ा बेटा पारस इंतजार कर रहा होता है। आजकल पारस शिशु सदन में नहीं जाता। 8 साल का है, घर में रहना पसंद करता है। दोनों बच्चों को दूध गर्म करके पिलाने के बाद अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने के बाद रात के खाने की तैयारी करती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। आज मेरी लेडीज स्पेशल ट्रेन छूट गई थी। इसके बाद आने वाली सभी ट्रेनें खचाखच भरी होती है। मुझे 6:30 बजे की ट्रेन मिली। बड़ी मुश्किल से चढ़ पाई। नमन ने शिशु सदन वाली मौसी को तंग कर दिया था। किसी तरह उसे लेकर घर पहुंची तो 8 बज चुके थे। पारस मुंह फुलाए बैठा था। मम्मी कितनी देर कर दी आपने, अब मैं मैच नहीं खेल पाऊंगा, मुझे दूध नहीं चाहिए, कह वह अपने कमरे में भाग गया। पारस को किसी तरह मनाकर दूध पिलाया। फिर चाय पीते हुए सोचने लगी कि जयपुर में काम वाली भी नहीं मिलती। मुश्किल से एक मिली है, वह भी घंटे भर में काम खत्म करके भाग जाती है। सारा दिन दफ्तर में खटकने के बाद, आज ट्रेन में भी धक्के खाने के बाद मैं पूरी तरह थक गई थी। आज मेरी रसोई घर में जाकर खाना बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। आधे घंटे में सोहन भी घर आ जाएंगे, पर भारतीय मर्द हैं, रसोई में मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं जब भी शिकायत करूं तो कहेंगे कि अमृता तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, घर में आराम से रहो। पर नहीं, तुम्हें तो नौकरी का शौक चढ़ा है। मैं सोहन से झगड़ना नहीं चाहती थी। इतनी पढ़ाई क्या मैंने घर में बैठने के लिए की थी? फिर मेरी कमाई घर के ही तो काम आएगी। फिर सोफे पे लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फ़ोन की घंटी बजी तब नींद टूटी, पर शरीर ने जवाब दे दिया। मन नहीं किया कि उठकर फ़ोन उठाऊं। घंटी बज बज कर बंद हो गई। थोड़ी देर में फिर से बजने लगी। सोहन दरवाजे पर खड़े थे, कहने लगे कि फ़ोन क्यों नहीं उठाती। अनमने से मैंने रिसीवर उठाया और मरी हुई आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी तरफ से हे सहेली संबोधन सुनकर मैं चौंक गई। सोनिया। मैं चीख पड़ी। सोनिया को जब भी मुझ पर प्यार आता था तो मुझे सहेली कहकर पुकारती थी। कहाँ तो हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, और अब तो कई साल बीत गए थे उससे मिले हुए। लगता था जैसे सदियां बीत गई हो। सोनिया की आवाज़ सुनते ही जैसे मैं तरोताजा हो गई। मैंने कहा, बहुत दिन बाद याद आई सहेली की, न कोई फ़ोन न ईमेल। सोनिया ने कहा, फ़ोन मैंने किया है, इसलिए शिकायत करने का हक मुझे है। हाँ हाँ कर ले, मैंने कहा। फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, सोनिया, घर, ऑफिस और बच्चों के बीच जिंदगी जिस तरह से बटकर रह गई है, उससे लगता है कि कुछ दिनों में आईने में अपना चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाऊंगी। मेरा भी यही हाल है यार, सोनिया ने कहा। सुनो, फोन पर बात करके मेरा मन भरने वाला नहीं, इसलिए तुमसे मिलने आ रही हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ी। फिर पूछा, कब? कल सुबह 10 बजे फ्लाइट से आ रही हूँ। आदेश ने जब कहा कि उन्हें नागपुर 2 दिन टूर पे जाना है तो मैंने फौरन ऑफिस से छुट्टी ले ली और तुमसे मिलने का कार्यक्रम बना डाला। अब तुम ये मत कहना कि तुम छुट्टी नहीं ले सकती। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, फिर छुट्टी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कल मिलेंगे, कहकर सोनिया ने फोन काट दिया। मैंने अपने लिए कभी छुट्टी ली हो मुझे याद नहीं।
मुझे कभी नमन की बीमारी, कभी पारस के इम्तिहान के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है। सोनिया के आने की खबर से पता नहीं कहाँ से मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई। सोहन कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर कमरे में आ गए थे। मेरा इस तरह खुशी से चहकना सबके लिए हैरान करने वाला था। सब मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। सोहन ने पूछा, क्या बात है अमृता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तब मैंने उन्हें सोनिया के आने की खबर दी। मैंने जल्दी जल्दी रात का खाना बनाया। इसी बीच सोहन और बच्चों ने मिलकर घर को चमका दिया। और दिनों तो जब तक मैं चिल्लाऊं नहीं, कोई भी अपनी चीज जगह पर नहीं रखता। लेकिन जब भी कोई घर आता, ये इसी तरह मिलकर घर को चमका देते। सुबह सबको भागने की जल्दी होगी, इसलिए उन्होंने अभी घर साफ कर दिया था। मैं टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी पारस ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो कहने लगा, मम्मी आप सोनिया आंटी को हमारे घर में ही रख लीजिए। मैंने प्रशंसासूचक दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मम्मी आज आप कितनी खुश हो, आपने किसी को नहीं डांटा और आप गुनगुना भी रही हो, कितना अच्छा लग रहा है मम्मी। पारस ने छोटी सी बात कही थी, पर उसने मुझे जिंदगी का अमूल्य पाठ पढ़ा दिया था। सच में बड़ी खुशियों को हासिल करने के फेर में मैंने छोटी छोटी खुशियों को दांव पर लगा दिया था। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम हंसना बोलना ही भूल गए थे। तब मैंने मन ही मन तय किया कि इस बारे में गंभीरता से विचार करूंगी और फिर पारस को प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी देर में सब सो गए। आज थकी होने के बावजूद आंखों में नींद नहीं थी। मन जब अति प्रफुल्लित हो तो थकावट होने पर भी शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। मेरी खुशी सोहन से छिपी नहीं थी। उन्होंने पूछा, सोनिया तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है, मैं जानता हूँ, पर क्या बचपन से ही तुम दोनों साथ थी? मैंने कहा, हाँ। सोनिया और मैं चंडीगढ़ में मोहाली में रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। साथ साथ उठने बैठने की वजह से दोनों की रुचियां भी एक जैसी थी। सोहन ने मजाक किया, दोनों पढ़ाई में भी अव्वल आती थी ना? नहीं, पढ़ाई में हम दोनों औसत दर्जे की थी, पर स्पोर्ट्स में, खासकर दौड़ में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। सोनिया का घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर था। हमारी वजह से दोनों के परिवारों में भी दोस्ती थी। रोज स्कूल जाते समय मैं उसे आवाज देती थी, वह मेरे इंतजार में तैयार बैठी रहती। हम साथ आती जाती। जानते हो, एक बार माँ बीमार पड़ गई तो उसने मेरा बहुत साथ दिया था। घर के काम में तो मेरी मदद करती ही थी, रात को भी मेरे साथ ही सोती थी। माँ के अस्पताल से घर आने तक स्कूल में साथ बैठने पर हम खूब बातें करते थे, इसलिए हमें अलग अलग बैठाया जाता था। सोहन मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, सोनिया के घर में सोनिया, उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता के अलावा उसके 2 चचेरे भाई भी रहते थे। सोनिया की ताई और ताऊ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके दोनों चचेरे भाइयों का पालन पोषण उसके पिता ही कर रहे थे। महंगाई के जमाने में 4 बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं था, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सोनिया की एक आदत थी, अच्छी नहीं बुरी आदत। अक्सर पिता की जेब से 50 पैसे या 1 रुपए चुरा लिया करती थी। उस वक्त हम तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ा करती थी। स्कूल से लौटते समय चॉकलेट या कुछ और खरीद लिया करती थी। उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता था। हालांकि मुझे सोनिया का पैसे चुराना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं आम खाने से मतलब रखती थी। एक दिन सोनिया ने 5 रुपए का सिक्का चुराया और उसके बेर खरीदे। उस समय 5 रुपए में ढेर सारे बेर मिलते थे। सारे रास्ते हम खाते आए, फिर भी बच गए। तब सोनिया ने कहा कि तुम ये बेर बचे घर पर ले जाओ और विकास को दे देना। घर में हमें बेर खाते देखकर माँ ने पूछा कि बेर कहाँ से आए। तब मैंने कहा कि सोनिया ने खरीदे थे, मुझे भी दिए। माँ को दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ बच्चों को पैसे नहीं देती। अतः वे तुरंत उसके घर गई और सोनिया से पूछा तो वो साफ मुकर गई, बताया कि अमृता ने खरीदे थे। माँ घर आई और मुझे बहुत पीटा। मार खाने के बाद भी जब मैंने कहा कि मैंने नहीं, सोनिया ने खरीदे थे बेर, तो सच्चाई जानने के लिए माँ फिर से सोनिया के घर भागी। सोनिया से लाख पूछने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने पैसे चुराकर बेर खरीदे। माँ फिर से घर आई, उन्होंने मुझे फिर पीटा, फिर प्यार से समझाया। मेरे फिर से मना करने पर माँ को विश्वास हो गया कि यह काम मेरा नहीं हो सकता, पर उन्होंने सच उगलवाने की ठान ली थी, इसलिए वे फिर से सोनिया के घर भागी। माँ को पता था कि सोनिया की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है।
अतः उसे भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा किया गया तो वह झूठ नहीं बोल सकी। उस दिन माँ भी खूब रोई थी। मुझे और सोनिया को बहुत समझाया माँ ने। माँ ने कहा सोनिया की गलती को छिपाकर उसके साथ रोज चॉकलेट आदि का आनंद लेने के कारण मैं भी उसके गुनाह में बराबर की हिस्सेदार थी। उस दिन हमें जो सीख मिली उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकती। कहकर जैसे ही मैंने सोहन की तरफ देखा तो पाया कि वे सो चुके हैं। पता नहीं कब से मैं अपने आप से बातें कर रही थी। मैं अपने अतीत के बारे में सोच रही थी कि माँ ने साम दाम दंड भेद सब नीतियों को अपनाकर सच का पता लगा लिया था, पर आजकल बच्चों पर हाथ उठाना जुर्म माना जाता है। माँ ने मुझे पीट कर गलत तो नहीं किया था। अगला दिन रविवार था। हम एक दूसरे से कुछ खिंचे खिंचे रहे, पर सोमवार को जब मैं सोनिया के घर गई तो वह स्कूल के लिए तैयार थी। फिर हम हंसने बोलने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बचपन होता ही ऐसा है, हमें बच्चों से सीख लेनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हम एक दूसरे के इतने करीब थी कि स्कूल में सोनिया और मेरी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जब हम 11वीं कक्षा में थी तब कुछ ऐसा घटा कि हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हुआ यह है कि एक दिन बबीता, जो सोनिया की बगल में बैठती थी, एक घड़ी लाई थी। उस घड़ी में अपने देश के अलावा दुनिया के किसी भी देश का समय देखा जा सकता था। सोनिया उत्सुकतावश उस घड़ी को उलट पलट कर देखती रही, फिर उसे अपने हाथ में पहन लिया। बबीता ने जब मांगा तो उसने कहा, यार आज छुट्टी होने तक तो पहनने दे। बबीता ने भी हामी भर दी। उस दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए हमें खेल के मैदान में ले जाया गया। उस दौरान घड़ी सोनिया के हाथ से फिसल कर गिर गई। जब उसे पता चला तो उसने मुझे बताया। हम सब ने मिलकर बहुत ढूंढा पर घड़ी नहीं मिली। तब तक घंटी बज गई। हम सब अपने कक्षा में पहुंच गए। बबीता और सोनिया दोनों तनाव में थी। अध्यापिका ने हमें खुसर फुसर करते देखकर बहुत डांटा। तब बबीता ने अध्यापिका से शिकायत कर दी। हमें प्रधाना अध्यापिका के पास ले जाया गया। रास्ते में सोनिया ने मुझसे कहा, अमृता मुझे बचा ले, कह दे कि घड़ी मैंने वापस कर दी थी। उस घड़ी के पैसे मैं नहीं चुका पाऊंगी, पापा बहुत नाराज होंगे, प्लीज अमृता। बबीता ने रोते हुए प्रधाना अध्यापिका से कहा कि घड़ी उसके चाचा जी की थी, कल ही दुबई से लाए थे। वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए घड़ी स्कूल लेकर आई थी। मैडम के पूछने पर मैं झूठ नहीं बोल सकी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि मुझे माँ की बात याद आ गई थी कि अगर मैं किसी गुनहगार का साथ देती हूँ तो खुद भी गुनाह में हिस्सेदार होती हूँ। वैसे सोनिया ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। जानबूझकर तो उसने घड़ी नहीं खोई थी, पर सोनिया को बचाने के लिए अगर सच को छुपाती तो ये बबीता के साथ अन्याय होता। मेरा सच बोलना मुझे काफी महंगा पड़ा। दोनों के अभिभावकों को बुलाया गया और फिर सजा सुनाई गई। बबीता को इतनी महंगी घड़ी लेकर स्कूल नहीं आनी चाहिए थी, और सोनिया ने भी घड़ी खोकर अपनी लापरवाही का परिचय दिया था, इसलिए घड़ी का आधा दाम सोनिया को चुकाना पड़ा। घड़ी का दाम 4000 रुपए था। 2000 रुपए भी सोनिया के पापा के लिए चुकाने आसान नहीं थे। इस घटना के बाद सोनिया मुझसे रूठ गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, उसे पैसे देने चाहे, पर उसने पैसे नहीं लिए। कहने लगी, माना कि मुझसे गलती हुई, पर मैंने जानबूझकर तो नहीं की थी। पापा की हालत तो तुम जानती हो, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। कहाँ तो हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी और कहाँ हम एक दूसरे के दुश्मन बन गई। अब हम बच्चे नहीं थे कि तुरंत सब कुछ भूलकर गले लग जाते। उसकी बेरुखी और मेरे अहम ने भी उससे बात करने की मुझे इजाजत नहीं दी थी। कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। अब हम 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तो दोनों ही औसत दर्जे की थी। इंटर स्कूल दौड़ प्रतियोगिता में हम दोनों ही विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। प्रतियोगिता में मैं हमेशा प्रथम स्थान पर रहती और सोनिया दूसरे स्थान पर। हम दोनों की रफ्तार में सिर्फ 5-6 सेकंड का फर्क होता था, पर इन प्रतियोगिताओं में 1 सेकंड का भी फर्क किसी भी प्रतिभागी के लिए भारी पड़ सकता था। राज्य के प्रत्येक विद्यालय के भाग लेने वाले प्रतियोगियों के अब तक के आंकड़े प्राप्त हो चुके थे। उन सभी के मुकाबले मेरी दौड़ने की रफ्तार काफी तेज थी। सोनिया दूसरे स्थान पर थी। विश्वविद्यालयों में खेल के हर क्षेत्र में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों का दाखिला निःशुल्क होता था। सोनिया के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसके लिए आगे की पढ़ाई के लिए अव्वल आना अति आवश्यक था। मेरे पिता समर्थ थे, इसलिए मेरे पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी।
पर फिर भी कौन नहीं चाहता नाम कमाना। यह कैसी विडंबना थी। सोनिया के लिए इस प्रतियोगिता को जीतना अति आवश्यक था और उसकी प्रतियोगी मैं थी। मेरे विद्यालय को भी मुझसे बहुत उम्मीदें थी। प्रतियोगिता में भाग लेने की मेरी बहुत तमन्ना थी, पर ऐन वक्त पर मेरा मन बदल गया। मैंने अपने आप से कहा, अमृता तू क्या करने जा रही है? सोनिया तेरी सबसे प्यारी सहेली है। अगर वो अव्वल नहीं आएगी तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। क्या तू अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मैं घर लौट आई। सोनिया प्रतियोगिता जीत गई। मेरे विद्यालय के लिए मेरा बीमार पड़ना एक घटना से बढ़कर कुछ नहीं था, पर सोनिया समझ गई। मैदान से भागकर सीधे मेरे घर आई, मुझसे लिपट गई। एक दूसरे से लिपटकर हम काफी देर रोती रही। आंसुओं के बह जाने पर हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। रोते रोते हमने अब कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ने का प्रण किया। आगे की पढ़ाई भी हमने साथ साथ की। जयपुर में मेरी शादी हो जाने से मैं यहाँ आ गई। उसकी शादी चंडीगढ़ में ही हो गई। शादी के बाद भी हम फोन पर घंटों बातें करती रहती। फिर बच्चों के आ जाने के बाद यह सिलसिला कम होता गया। आज मुझे एहसास होने लगा कि जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए वक्त निकालना जरूरी होता है। एक बार मैंने सोनिया की दोस्ती को लगभग खो ही दिया था। यह गलती अब मैं दोबारा नहीं कर सकती थी। मैं सोहन से बात करूंगी, हम अपना ट्रांसफर चंडीगढ़ करवा ले। अगर ये संभव ना हो तो साल में कम से कम एक बार तो हम मिल ही सकते हैं ना। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।